लास्ट क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, जैसन बोआ वैसन पाव। हमको सुनाई दिया कि जैसन खोआ वैसन पाव। ठीक है, वेरी गुड। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था सो बताओ। मैं अच्छा, इसका मैं स्ट्रक्चरिंग करा रहा था, राइट? पूरा आंसर्स लिखा रहा था कि इसमें लिखना क्या क्या है। तो लास्ट क्या लिखा था हमने, कौन कौन से डायमेंशन पे बात कर ली थी सो बताओ। पहला डायमेंशन क्या डिस्कस करा था हमने? सबसे फर्स्ट डायमेंशन क्या डिस्कस करा था? वाई वी रिप ओनली वी सॉ। ओके, और दूसरा क्या डायमेंशन डिस्कस करा था? डू वी ऑलवेज रिप व्हाट वी सॉ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका एथिकल डायमेंशन देखना था ना ये। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने पहले ही बोला कि जो थर्ड सेक्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इथिक्स से ही रिलेटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इथिक्स से रिलेटेड है। क्योंकि जितने भी हमारे प्रोवर्ब्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इथिक्स से ही रिलेटेड है, राइट? तो थर्ड सेक्शन भी जो हम मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखोगे कि किससे रिलेटेड है? इथिक्स से रिलेटेड है। तो इसका एथिकल डायमेंशन हमें देखना था। और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग इथिक्स एंड मोरालिटी को, यही क्वेश्चन बनाया था ना, थर्ड क्वेश्चन बनाया होगा हमने इथिक्स एंड मोरालिटी से रिलेटेड, कि कैसे इथिक्स एंड मोरालिटी को हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, अपने थिंकिंग के अंदर, अपने वर्क प्रोसेस के अंदर कैसे हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया था, शायद आप लोग को याद होगा, कि हाउ टू मेक अवेयर ऑफ सोइंग सीड्स ऑफ इथिक्स एंड मोरालिटी इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनाया था क्या? बनाया था या नहीं बनाया था? थर्ड क्वेश्चन मैंने बनाया होगा, बताया होगा इथिक्स एंड मोरालिटी का। ठीक है, क्योंकि अभी का जो वर्ल्ड है वो कैसा वर्ल्ड है? मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। ठीक है, अभी का जो वर्ल्ड है वो कैसा वर्ल्ड है? मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग कैसे इथिक्स और मोरालिटी के सीड्स को इनकलकेट कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है? डिस्कस करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है? जैसा बोएगा, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब अगर आप लोग इथिक्स इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी कैसा होगा? अच्छा होगा, एथिकल होगा, हाँ या नहीं? अगर आप लोग मोरालिटी इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा? मोरल होगा। अगर आप गलत इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा? निगेटिव होगा। दैट्स वाई डिस्कशन हम लोग को किसके ऊपर करना है? इथिक्स एंड मोरालिटी के ऊपर डिस्कशन करना है, कि कैसे इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अभी का जो समय है, जो कि काफ़ी भौतिकतावादी समय है, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर भाग रहे हैं? चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं। कैसे ये आ जाए, कैसे वो आ जाए, और इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में जब लोग सोच नहीं रहे हैं, उस समय में कैसे इथिक्स और मोरालिटी के ऊपर लोगों को कैसे बताया जाए। क्योंकि ये तो जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कैसा रिजल्ट है? लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। इसके जो प्रोस्पेक्टिव है ये कैसे है? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में, लॉन्ग टर्म में ये इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, रिजल्ट देगा जरूर, लेकिन कैसा देगा? लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा। और वो लॉन्ग टर्म में दिखता नहीं है, दिखता क्या है? शॉर्ट टर्म दिखता है। तो इस टाइम में जब हम लोग इथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं, इस टाइम में हम लोग कैसे इनकलकेट कर सकते हैं इथिक्स और मोरालिटी को इन आवर सोसाइटी, इन आवर न्यू जनरेशन, कैसे इसको इनकलकेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। जरूरी है कि नहीं क्वेश्चन के हिसाब से? सो बताओ, इस पॉइंट का डायमेंशन जरूरी है कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोलता है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसन बोअब वैसन काटब। मतलब क्या? अगर इथिकल डायमेंशन को, इथिकल चीज़ों को इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा? एथिकल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन सभी लोग। लिखोगे? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, now the question arises, how to make anyone aware of sowing
sowing seeds of ethics and morality in this materialistic world. In this materialistic world. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी जो पूरा का ये क्वेश्चन हमने अराइज किया, फिर से नया डायमेंशन में ऐड कर रहा हूँ अपने आंसर्स में. जब भी नया डायमेंशन ऐड करना होगा, 2-3 पॉइंट्स हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, नाउ वी कैन थिंक, है ना. मैंने ये सारे एस्पेक्ट आपको लिखाया हुआ है कि कैसे हम लोग को कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से एंगल को ऐड करना है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि कैसे हम लोग इथिक्स एंड मोरलिटी को इनकलकेट करेंगे इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड. इसकी बात हम लोग करना चाह रहे हैं. तो क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का जो वर्ल्ड है, वो मेटलिस्टिक हो चुका है पूरे तरीके से. सारे लोग सक्सेस को किसी से देखते हैं. सक्सेस का जो आईना है, सक्सेस का जो चश्मा है, वो चश्मा क्या है? किसी पे है, किसने कितना घर बना लिया, किसने कितना बड़ा गाड़ी खरीद लिया, किसी ने कितना बड़ा बंगला बना लिया. इसी चीज़ को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं? सक्सेस के साथ कनेक्ट करते हैं. सक्सेस जो है वो किसके आईने से देखा जा रहा है? किसके आईने से देखा जा रहा है? किसके चश्मे से देखा जा रहा है? मेटलिस्टिक चीज़ों के चश्मे से देखा जा रहा है. हमारे सोसाइटी में आप देखोगे कि कंटिन्यूसली क्या है, आप देखोगे कि पता है कि किसी की सैलरी जो है 25,000 50,000 रुपये है, वो 50 लाख का घर बना लिया. ठीक है, जबकि उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या नहीं था, एकदम बेसिक बैकग्राउंड था. कुछ भी करके वो 50 लाख रुपया ला नहीं सकता है. और उसकी सैलरी पूरे ज़िंदगी भर की जोड़ दो तभी भी उतना नहीं होगा. और फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, कॉन्सेप्ट समझना, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ये क्या कर रहा है? मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है. हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सोशली वी हैव एक्सेप्टेड कि नहीं ये ठीक है, मगर घर बना लिया वो सही है. कैसे बनाया ये जरूरी नहीं है. हमने जब सोशल एक्सेप्टेंस हो गया, सोशल एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप देखोगे कि कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको क्या नहीं मिलता है? सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है. ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि अगर बिहार के अंदर देखें, अभी भी अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में देखें, तो इंटरकास्ट मैरिजेज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या नहीं मिला है? सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है. लेकिन हम लोगों ने मेटलिस्टिक चीज़ों को क्या कर दिया? सोशल एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया कि अच्छा फलाना बाबू के पास बड़ा घर है, कहाँ से लाएं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा घर है ये इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब वो बड़े आदमी है. पहले बड़े आदमी जो होता था वो कैसे होता था? उसके वर्क से होता था. सबसे पहले वर्क से होता था, फिर रिलीजन एंड कास्ट से होता था. अब किसी से हो गया? मेटलिस्टिक चीज़ों से हो गया. कोई भी कास्ट के हैं, मैं कास्ट सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी भी कास्ट के पहले जिसको क्या माना जाता था कि नहीं वो अच्छा नहीं है, अभी किसी भी कास्ट के अब उस एस्पेक्ट से देखा नहीं जाता है. गांव में है अभी भी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रूरल अर्बन फ्रिंज की तरफ भी अगर आए, ठीक है, अर्बन की तरफ नहीं, रूरल अर्बन फ्रिंज की तरफ भी अगर आए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, मेटलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हावी हैं रैदर देन की जो आपको एथिकल और सोसाइटल चीज़ें हैं उसके ऊपर. पैसा आ गया, फलाना बाबू बड़े आदमी हो गए. कहाँ से है? उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है. उस टाइम में जिस समय मेटलिस्टिक चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, उस समय में हमें फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर? एथिकल चीज़ों के ऊपर. लोगों को बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है. और इसका रिजल्ट जो है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा. इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म में मिलेगा. तो बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे इनकलकेट किया जाए, लोगों को बताया कैसे जाए, लोगों को समझाया कैसे जाए कि भाई ये जरूरी है. लोगों को कैसे बताया जाए, समझाया कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ा होता है कि कैसे लोगों को समझाया जाए. ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या नहीं? तो लिखेंगे आगे. इन ए वर्ल्ड ड्रिवन बाई मटेरियल सक्सेस, driven by material success, an instant result, material success, an instant glorification लिखना, results नहीं, an instant glorification, an instant glorification. ग्लोरिफिकेशन समझ रहे हो ना, कि तुरंत में फलाना बाबू, ये बाबू, वो बाबू. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट करता है ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है ना, वो क्या? ग्लोरिफिकेशन.
सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट यही करता है। फलाना मतलब एक बार तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो जाए, लेकिन ग्लोरिफिकेशन जो है ना, वो लोग जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करते हैं? ग्लोरिफिकेशन के लिए। रात तक कोई नहीं जानता है, सुबह उठे सिलेक्शन हो गया और बाप रे बाप फलाना एकदम भीड़ लग गया। ठीक है, तुम लोग को जब पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो वही सब सपना सोचते हो कि बस पढ़ने का मन कर जाता होगा, ठीक है ना, है ना। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी इसी से आता होगा, सबसे ज़्यादा खुशी भी इसी से आती होगी। ग्लोरिफिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ हमने ग्लोरीफाई कर दिया, अभी हमने क्या कर दिया है, मेटलिस्टिक चीज़ों को ही क्या कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया है ये, ठीक है। जहाँ ग्लोरिफिकेशन होगा, ठीक है, जब तक तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा बोलेगा कि काथी करता है, दिन भर किताब खाली बोझा ढोता है, इनने सुन, है ना, बैग ढोता है इधर से उधर। सिलेक्शन हो गया, ये लड़का ये तो एकदम बचपने से पढ़े में तेज था, हम जानते थे, सब मेरा दिल का आवाज वो कहता था कि पक्का सक्सेसफुल होगा, है ना। इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन, क्लियर है क्या सभी को, है ना। इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां आपने इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन दे दिया किसी को कि अच्छा ये बढ़िया है, उस समय फिर चीज़ें और इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती। तो लिखेंगे क्या, इन ए वर्ल्ड जहां पर क्या है बोलो, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, जहां पर इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन किसका है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का है, उस जगह पे किस चीज़ को फॉस्टर करना, एथिक्स एंड वैल्यूज को फॉस्टर करना इज ए टफ वर्क, राइट। तो लिखेंगे, इसी के साथ हम लोग कनेक्टिविटी आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिखेंगे, कहाँ तक लिखा था, लाइन क्या लिखा था सो बताओ। इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन, फॉस्टरिंग एन अवेयरनेस ऑफ एथिक्स, फॉस्टरिंग FOSTERING, fostering an awareness of ethics and morality, fostering an awareness of ethics and morality can seem challenging, however, philosophy provides tools and frameworks, that can help to navigate these complexities, by focusing on long-term consequences of actions and importance of living a virtuous life, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये हमने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या हमने बनाया था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, कि इस मैटरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे फोस्टर करें, कैसे इनकलकेट करें एथिक्स और मोरालिटी को, जहां पर इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, IAS बन गए, ठीक है, और अजीम व शान शहंशाह कर रहे। अरे भाई, यू आर ए सिविल सर्वेंट, ये अधिकारी जहां बोल दिया हो गया, सारा उसको चला गया, सबका बंटाधार हो गया। क्या है, यू आर सिविल सर्वेंट, ठीक है, आपके ऊपर पूरे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना इज योर ड्यूटी, नॉट यू आर ए शहंशाह, ठीक है, अब अजीमो शान शहंशाह बन रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुआ है, सिविल सर्विसेज के अंदर, जहां हमने इसको क्या बना दिया, सिविल सर्वेंट से सिविल सेवा अधिकारी बना दिया,
ठीक है, समझो कि यू आर गोइंग टू बी ए सर्वेंट। सर्वेंट, आप एक सर्वेंट है, पूरे पब्लिक के सर्वेंट है। एंड व्हाट इज योर ड्यूटी? आपकी ड्यूटी क्या है? आपको उनकी सेवा करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जहां अधिकारी वाला फीलिंग हो गया कहानी खत्म। अरे हाँ या नहीं? व्हेन आई वाज वर्किंग इन IMD, मैं मौसम विभाग में जब काम करता था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह था जिसको कि वैकेंट करवाना था किसी काम से, वहाँ पर हम लोग को रडार लगाना था। तो वैकेंट कराना था, तो एक कुछ लोग थे, मतलब ओल्ड एज पीपल थे, उन्होंने बोला कि जो मेरा वैकेंट कराना था, तो ऑब्वियस सी बात है उनका डिस्प्लेसमेंट कराना होगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे कि इसको लगवाना है, रडार इस्टेब्लिश करवाना है। तो बोला कि हम लोग को बोला, जो हमारे पूरे ग्रुप्स था, बोला कि तुम लोग, अपने भाषा में बोला कि तुम लोगों से नहीं होगा। ठीक है, तुम लोगों से नहीं होगा। DM साहब, कलेक्टर साहब को, मुझे एग्जैक्ट याद है, कलेक्टर साहब को बुलवा दो, जो हमारा घर जो है वो क्या होगा, बच जाएगा। दिस लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन लोगों के पास है आपके लिए, एक सिविल सर्वेंट के लिए। एंड व्हाट वी आर डूइंग, इस लेवल का एक्सपेक्टेशन लोगों को कि तुम लोगों से नहीं होगा, जबकि वहां पर उसका कोई काम नहीं था, कलेक्टर का कोई काम नहीं था, हम लोगों ने वहां पर लगाना था। और जो भी एक ये मिला हुआ था कि काम सब कुछ वो था, हम लोग को बस वहां पर स्टैब्लिश कराने जाना था। तो बोला कि कलेक्टर साहब को बुला दो, जो मेरा घर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लोगों का इस टाइप का क्या एक्सपेक्टेशन है। और जब बढ़ने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अजीमो शान से हंसा कर रहे हैं। तो है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? करिए, अपने घर में करिए, अजीमो शान से हंसा, कौन मना कर रहा है? दिस इज ए पब्लिक प्लेस, है ना, आपको यहाँ पर वो अजीमो शान से हंसा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सर्वेंट हैं, बिहेव लाइक ए सर्वेंट। ठीक है, अरे हाँ या नहीं? तो हाँ, आप पब्लिक ग्लोरीफाई कर रही बिकॉज कि पब्लिक उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो फिर आप में और उसमें क्या डिफरेंस है? उसको बना दो DM। पब्लिक ग्लोरीफाई कर रही तो आप भी वही करेंगे, नहीं ना? हम इंजॉय कर रहे हैं ना, गलत है ना? बस यही मेरा कहना है। अगर ऐसा होता तो इसका नाम ऑफिसर होता, सिविल सर्विसेज ऑफिसर। सिविल सर्वेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जब भी आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप एक सिविल सर्वेंट हैं, नॉट ए ऑफिसर। ठीक है, हमेशा उसकी तरह बिहेव करेंगे हम लोग। ठीक है, तभी आप उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। ये तो अभी तो बेसिक चीज़ है, जब आप जाएंगे सर्विसेज में तब आप उन प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। जहाँ आपका दिमाग का लेवल ये रहेगा कि अच्छा ये तो मैं तो बस, है ना, हो गया, कहानी खत्म, नहीं बढ़े आगे। चलो, तो कैसे इनकलकेट किया जाएगा लोगों के बीच, लोगों के अंदर कैसे इनकलकेट किया जाएगा इस थीम को, इस चीज़ों को, एथिक्स को, मोरालिटी को कैसे इनकलकेट किया जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस चीज़ को, रोल ऑफ वर्चू को। अरिस्टोटल ने क्या कहा था, मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या था, कहा था नॉलेज इज वर्चू। ज्ञान क्या है? सद्गुण है। ज्ञान क्या है भाई लोग? सद्गुण है। नॉलेज नहीं है जो आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। वही मैंने अभी बोला था, आप जब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज नॉट नॉलेज। वो आपके पास जो डिग्री है वो आपके नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो आपका नॉलेज नहीं है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, दिस इज योर नॉलेज, है ना। आप मार्जिनलाइज सेक्शन के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, आप अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अपने अंडर जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, दैट शोज योर नॉलेज। ये आपके नॉलेज को दर्शाता है, न कि मतलब आपकी डिग्री आपके नॉलेज को दर्शाता है। डिग्री तो पढ़ के आ जाएगा, ठीक है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा और साक्षर होने में डिफरेंस है ना। अरे हाँ या नहीं, शिक्षित और साक्षर होने में डिफरेंस है। साक्षर का मतलब होता है अक्षर का ज्ञान, और शिक्षित का मतलब तो अक्षर की समझ, ठीक है। अरे हाँ या नहीं, समझ और ज्ञान में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो जब तक हम लोग किसको नहीं समझेंगे, रोल ऑफ वर्च्यू को नहीं समझेंगे,
until and unless we can't understand the role of virtue, तब तक हम लोग किसको नहीं समझ पाएंगे? इथिक्स और मोरालिटी के चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है क्या? इथिक्स और मोरालिटी की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि नॉलेज इज वर्चू, ज्ञान क्या है? सद्गुण है। इसलिए आपको मैंने पहले ही बोला होगा कि जो स्कॉटिश थे, सुकरात थे, उनको लिखने नहीं आता था। ही डोंट नो हाउ टू राइट, कुछ शब्द का ज्ञान नहीं था उनके पास, बट वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या कहा जाता है उसको? नॉलेजेबल पर्सन कहा जाता है ना, सबसे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन। तो नॉलेज आप कहाँ से सीख सकते हैं? समझ के सीख सकते हैं। मैंने बताया था ना, नॉलेज गेन करने का कई सारा सोर्सेज है, देखकर, समझकर, है ना, अनुमान लगाकर, उपमान से, अर्थोपत्ति से, अनुपलब्धि से, मैंने बताया था। तो नॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग द थिंग्स, चीज़ों को लिखना इज नॉलेज नहीं है, समझना नॉलेज है। राइट है ना? तो पहला पॉइंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अंडरस्टैंडिंग द, बाय अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ वर्चू, we can foster the awareness of, yeah, the seeds of, we can foster the seeds of ethics and morality, ethics and morality। ये वाला क्वेश्चन का जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, इसको तुम कहीं भी यूज करोगे, कहाँ कहाँ पे? इथिक्स के किसी भी क्वेश्चन में, मोरालिटी, वर्च्यू, नॉलेज, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लिखोगे, ग्रीक फिलोसफर्स like Aristotle, emphasized the concept of virtue ethics, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इसको, वर्च्यू एथिक्स। दैट इज व्हाट ज्ञान क्या है? सद्गुण है। दैट इज व्हाट नॉलेज इज वर्च्यू। ब्रैकेट में लिखेंगे नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू which focuses on the development of good character rather than seeking outcomes, कि अच्छा रिजल्ट मिल जाए, उससे अच्छा उससे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? किस चीज़ के ऊपर? गुड कैरेक्टर के फॉर्मेशन पे, rather than seeking outcomes. This approach encourages individuals to cultivate virtues such as honesty, compassion, which inherently lead to ethical behavior.
ठीक है, इसमें एग्जाम्पल सब कोट कर सकते हो, जैसे मान लो कि कोई वर्क प्लेस है, कुछ है, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी वर्क प्लेस है या कुछ भी है ना, वहाँ पे यू हैव टू ऑप्शंस, है ना। क्या पहला क्या कि अपने अकॉर्डिंगली आप काम करते जाओ, प्रमोशंस मिलेगा, धीरे मिलेगा। अब दूसरा क्या है कि मतलब फलाना सर देखिए ये ऐसा हो रहा है ना, अपना काम छोड़ के सबका आप चुगली करते चल रहे हो, है ना, वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, अरे हाँ या नहीं, है ना। बट हमारा क्या, हमारा वर्च्यू क्या कहता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, अपने वर्क में, अपने वर्क प्लेस में, हर जगह पे हमें इसको रखना चाहिए। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल लिख लो, हर जगह पे खुद से यूज करना। मैं एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, वही वर्क प्लेस का एग्जाम्पल लिख लो। लिखोगे कि इन ए वर्क प्लेस, एग्जाम्पल में लिखना, इन ए वर्क प्लेस, instead of cutting corners to achieve quick promotions, instead of cutting corners to achieve good promotions, to achieve promotions या quick promotions, an individual might focus on honesty, this will foster a positive work environment, क्या लिखा है, क्विक प्रमोशन इंडिविजुअल शुड, छूट गया क्या सभी का, क्विक प्रमोशन इंडिविजुअल शुड या माइट फोकस, एक ही बात है, माइट फोकस ऑन ऑनेस्टी एंड माइट फोकस ऑन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। लिखाया था कि नहीं लिखाया था मैंने? लिख सकते हो, नहीं भी छोड़ भी सकते हो, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, है ना। इसके आगे क्या लिखा था मैंने, बताओ? दिस विल फॉस्टर ए पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट एंड बिल्ड ए रेपुटेशन ऑफ, and build a reputation of integrity, build a reputation of integrity, and reliability, ठीक है, एस रिलायबिलिटी लिख लिया। देखो ऐसा जो लोग होता है ना, जो कि एकदम आपके पास बार बार रहेगा, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पास बार बार एकदम बताएंगे ये ऐसा हुआ, ऐसा वैसा वैसा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसको भी ये बात समझ में आता है कि क्या कर रहा है जो, तो दिक्कत होगा ना तो सबसे पहले उसी को भगाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को शो करता है। नहीं समझ में आ रहा बात? वो आपके कैरेक्टर को शो करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कि जहां जरूरत होगा तो सबसे पहले ये हम ही को काटेगा, भगाओ इसको, है ना। वो जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने, ठीक है, और नहीं वर्क प्लेस पे नहीं, अपना किस चीज पे, अपने क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट्स पे है। जिसका फोकस वर्क पे वो तो अच्छा है, जिसका फोकस सिर्फ अपने बेनिफिट्स पे है वो तो जब आपसे के साथ बेनिफिट नहीं होगा आपको भी भगा देगा, आपको भी मार देगा। तो इससे अच्छा कि उसको ही क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन से साइड करो। नहीं समझ में आ रही बात? तो ऐसे लोगों से बच के, और आपको क्या करना चाहिए, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोगों का एक ऐसा बन जाता है, एक ऐसा बिहेवियर बन जाता है, एक ऐसा रेपुटेशन बन जाता है कि कुछ होगा लेकिन ये नहीं ऐसे करेगा, ये बेईमानी नहीं करेगा, ऐसा रेपुटेशन बन जाता है ना। तो ऐसे रेपुटेशन को इन बिल्ड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बिहेवियर के अंदर डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, बेस्ट, क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट, हाँ कॉर्पोरेट एथिक्स का एग्जांपल है ना।
एक थ्योरी है बेंथम एंड मिल का, नाम सुना है क्या? बेंथम एंड मिल दो फिलोसोफर हैं, किसी ने नाम सुना है? एनीवन? यूटिलिटी थ्योरी, हाँ पढ़ा है ना आपने? कहाँ पढ़ा है? एथिक्स के अंदर पढ़ा होगा, बेंथम एंड मिल का, ठीक है। उपयोगितावाद है ना, यूटिलिटी थ्योरी क्या होता है? क्या होता है ये यूटिलिटी थ्योरी? यूटिलिटी थ्योरी है तो बेंथम मिल का थ्योरी है, फिलोसॉफिकल थ्योरी। और कुछ पता हो तो बताएं आप लोग इसके बारे में, एनीवन? म्यूचुअल बेनिफिट का है। और कुछ इसके बारे में? यूटिलिटी कहते किसको है? उपयोगितावाद। हाँ, कैसे? जैसे बताइए, क्या लिख रही हैं आप? बाद में लिखिएगा, बताइए यूटिलिटी क्या होता है। सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना है ना? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नहीं, लगभग हैप्पीनेस से रिलेटेड है ना। आप इस थ्योरी को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी, विजडम जो आपके डिमांड को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। देखो, एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटरिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि बेंथम और मिल के द्वारा बताया गया था, प्रस्तावित है। बेंथम और मिल ने इस सिद्धांत को बताया था। इनका कहना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हैप्पीनेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हैप्पीनेस। वर्क वो सही है, काम वो सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ना। काम वो सही है जो क्या प्रोवाइड करता है आपको? हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। काम वो सही नहीं है जो आपको क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ला कर देता है। वर्क वो सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, तो फिर आपका माइंड जो है वो क्या है? मेटलिस्टिक हो गया है। तो एक टाइम के बाद फिर क्या आपका माइंड क्या हो गया? मेटलिस्टिक हो गया है। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात करें, शॉर्ट टर्म तो मेटलिस्टिक ही होगी। क्या बोल रहे हैं? हैप्पीनेस भी देखेंगे क्या है। जैसे इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया ना, वो भूटान के एग्जाम्पल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर मेटलिस्टिक चीजें नहीं हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें क्या होता है? वो पोजीशन उनका अच्छा होता है ना। नेचर, कई बार नेचर के साथ आपको हैप्पीनेस मिलता है। किसी किसी लोगों को मॉल में हैप्पीनेस मिलता है, किसी किसी को पहाड़ में हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि क्या करना, वो आपके जो आप जो चाहते हैं। हैप्पीनेस का मतलब वर्क वही है, वर्क वही सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? खुशी प्रोवाइड करता है। वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वर्क वही सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? खुशी प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। और वो सही नहीं है जो आपको क्या करता है? वो कि बस ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एफिशिएंसी कम होगा, ठीक है। कर ही नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक काम, ठीक है। थोड़ा दिन के बाद कहोगे बक छोड़ो, है ना। सुबह उठो फिर वही काम, ठीक है। एक टाइम के बाद वो क्या होता है? ऐसा बन जाता है पूरा कि ये ठीक है, जाना ही तो है, कौन सा तीर मार करना है, ठीक है। तो पहले ये थ्योरी लिखो, फिर इसका यूटिलाइजेशन बताते हैं इस आंसर के अंदर, ठीक है। लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके। सम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स
also suggest the importance of ethics and morality, importance of ethics and morality in this materialistic world. In this materialistic world. The concept of utilitarianism, utilitarianism, the concept of utilitarianism proposed by philosophers Bentham, Bentham, proposed by Bentham and J.S. Mill. Bentham and Mill. मिल फेमस है किसके नाम से? बेंथम और मिल के नाम से, ठीक है, बेंथम एंड मिल सजेस्ट्स दैट द एक्शंस आर राइट, सजेस्ट दैट द एक्शंस आर राइट, the actions are right if they promote happiness and pleasure. If they promote happiness and pleasure, and wrong if they promote या produce unhappiness or harm this encourages हार्म मतलब हानि होता है ना, HARM हार्म, ठीक है. दिस इनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू कंसीडर द broader impact of their actions on the well-being of others, अगर वो खुशियाँ नहीं प्रोवाइड कर रही है आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, देन दैट इज रॉन्ग, ठीक है. तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? वेल बीइंग. ये जो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने बताया, सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको कहीं पे भी वेल बीइंग ऑफ अदर्स वाले में यूज करोगे, ठीक है. इफ दे प्रोवाइड हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या है? वो वर्क आप क्या है? अच्छा है. अगर हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी, और ये अगेन ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है. ये छोटे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि अच्छा गाड़ी मिल गया तो खुशी हो गई, ठीक है ना. मैं ऑलवेज दो बातें कहता हूँ, ठीक है. आप अगर खुद के सेल्फ एप्रिशिएशन के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज गुड. आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, गुड है. आप वही काम को किसी दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. वर्क सेम है, ठीक है. जबरदस्ती के चल देख हमारा पास इससे, तो वो गड़बड़ है. हाँ
दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप भगवान हैं, है ना। आपके पास मतलब आपकी पूजा की जाएगी कैलाश में, ठीक है ना। दोनों के लिए नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट लिखेंगे, सेकेंड डायमेंशन हमने इसका डिस्कस किया, ठीक है, एथिकल डायमेंशन। हाँ बाबू। क्यों ऐसा है कि क्यों ऑनेस्ट नहीं है? पहले क्योंकि उनके पास क्या नहीं, इथिक्स एंड वैल्यूज नहीं है। देखो, घड़ा एक बार बन गया, उसके ऊपर कितनों मिट्टी लेपोगे वो ठीक नहीं होगा। एक बार आदमी भ्रष्टाचारी बन गया, उसके बाद तुम उसको बताओगे इथिक्स एंड वैल्यूज, तू कहेगा कि चल रास्ता नापो। ये इनकलकेट कब होता है? ये बुढ़ापा में इनकलकेट नहीं होता है, ये इनकलकेट आपके स्टडी के दौरान होता है, घर में होता है, फैमिलीज में होता है। दैट्स वाई फैमिली इज इंपॉर्टेंट, है ना। आप देखोगे, हाँ फैमिली से स्टार्ट करते, बिल्कुल। नहीं, फैमिली का रोल आप लिख सकते, फैमिली का रोल हो सकता है, सोसाइटी का रोल हो सकता है, स्टडी का रोल हो सकता है, टीचर्स का रोल हो सकता है, किसी का भी रोल हो सकता है। बट ये एक बार जब आप वर्क प्लेस के अंदर आ गए, भ्रष्टाचार कर लिया, करप्शन कर लिया, वहां से प्रॉफिट उठा लिया, उसके बाद तुम कितना भी बोलेंगे भाई गलत है, तो हमरे गलत ठहरा दोगे। पहले ही ये चीज़ों को इनकलकेट पहले ही किया जाता है, बाद में नहीं होता है, ठीक है। बोला जाता है ना कि घड़ा पक गया, उसके बाद उसको कितना भी मिट्टी लगाओ ठीक नहीं होगा। क्या हो गया, तुम लोग एकदम खुश हो गए एकदम, तो हम देखो होता कब है, जब एक्चुअल में होता कब है, जब अब देखा कि अब ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चेंजेस हो सकता है, आता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। जब एक बार तुम देख लिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, ठीक है। क्या? हाँ 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 हाँ। किसकी किसी कहानियाँ? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं आपकी बातों को, क्या आप कहना क्या चाह रही, ठीक है। ये करेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, है ना, क्योंकि पहले मेटलिस्टिक चीज़ें भी इतनी नहीं थी, है ना। अभी करेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और उन्हीं सारे एक्सेप्शंस को कंपाइल किया गया होगा बुक्स के अंदर। मुझे नहीं पता है, बट रियलिस्टिक चीज़ों में, रियलिस्टी में ऐसा बड़ा कम होता है कि हाँ लोगों को फिर से फोस्टर किया जाए बुढ़ापा में कि नहीं गलत कर रहे हो, ऐसे मतलब मान भी नहीं करेगा, कहेगा कि सब दिन हम चलाएं कि तुम चलाया है, नया नया पढ़ लिया है तो हमारा है जो ज्ञान दे रहा है, चलो, है ना, भागो घर से। हाँ था पहले, मतलब हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले भी था अभी भी था, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स आपने बिल्कुल, अरे रुक जा भाई लोग, एकदम तुरंत अभी वो हेलीकॉप्टर पे उड़ जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कम हैं एग्जाम्पल्स। बहुत लोगों को समझाना, जनरल केसेस में सिखाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक बार जब आदत हो जाती है तो फिर, है ना, बहुत मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बाबू। हाँ, इनकलकेट करने का स्टार्ट आप कहाँ से सोचा, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे इनकलकेट करें, उसका भी मैं एक अलग से टॉपिक्स लिखाऊंगा कि कहाँ से आप उसको इनकलकेट करें। आप लिख सकते हो उसको पहले, कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले एक और क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है, कि कैसे इनकलकेट करें। मैं तो अभी इसका फिलोसफिकल एंगल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे।
लिखेंगे emphasizing interconnections, emphasizing interconnections are also important for fostering awareness of ethics. For this, the principle of universal respect, the principle of universal respect, inverted comma में लिखेंगे, principle of universal respect encourages viewing actions in the context of, encourages viewing, view मतलब देखना, viewing actions in the context of their effects on the dignity, their, in context of their effects on the dignity and the rights of others. The rights of others, है ना। कांट करके एक फिलोसोफर हैं, ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने, इमैनुअल कांट, ठीक है। तो क्या हुआ, है ना, कांट है ना। और कांट जो है वहाँ से ही, उनके थ्योरी से ही ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट या म्यूचुअल रिस्पेक्ट का थ्योरी आया है। और ये थ्योरी क्या कहता है, यहाँ से भी हम लोग किस चीज़ को, इस थ्योरी से भी क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एथिक्स एंड वर्चूज को निकाल सकते हैं। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, सिर्फ आपको ही रिस्पेक्ट नहीं देना है, आपको खुद को रिस्पेक्ट नहीं देना है, आपको किसको रिस्पेक्ट देना है, सभी लोगों को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। यूनिवर्सल रिस्पेक्ट का थ्योरी जहाँ आएगा वो किस चीज़ को बताएगा, ये कब आएगा आपके अंदर ये थ्योरी कब आएगा, आपके अंदर ये इस तरीके का थॉट कब आएगा, जब आपके पास क्या होगा, इस तरीके का थॉट कब आएगा, जब आपके पास क्या होगा, एथिक्स एंड वर्चूज हो। दूसरे को रिस्पेक्ट देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है यूनिवर्सल रिस्पेक्ट का जो थ्योरी है, वो थ्योरी भी किस चीज़ की बात करता है, वो थ्योरी भी बात करता है किस चीज़ की बात करता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की, एथिक्स एंड वैल्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ रिफ्लेक्शंस, फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ रिफ्लेक्शंस, self-reflections, fostering ethics and integrity, ethics and values are important. Scottish famously stated that an unexamined life is not worth living, is not worth living. Encouraging self-reflection, वर्थ लिविंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना, ठीक है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। encouraging self-reflection, helps individuals
to evaluate their motivation, क्या लिखा है, encouraging self reflection helps individuals to evaluate their motivations and ethical implications of their actions, leading to more moral choices. क्या कहा था उन्होंने कि एक अनएग्जामिन्ड लाइफ क्या है, जीने के लायक नहीं है। लिखा है मैंने अनएग्जामिन्ड लाइफ, जिस लाइफ में कोई एग्जाम नहीं हो, जिस लाइफ में कोई परीक्षा नहीं हो। ये सारे कोट्स का यूज करना है, ये सारे स्टेटमेंट्स का यूज करना अपने दूसरे आंसर्स में भी, राइट है ना। मैं कितने बता चुका हूँगा अभी तक। तो क्या बोलते हैं स्कॉटिश कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये जीने लायक नहीं है। ठीक है, जीवन जीने का मतलब ही क्या है कि उसके अंदर क्या हो, एग्जामिनेशन हो। ऐसा जीवन कि एकदम सब कुछ परफेक्ट हो, एक तो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हो भी जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्या हो गया, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन बताइए अगर है तो। अगर एक ऐसा लाइफ है जो कि अनएग्जामिन्ड है, तो पहला पॉइंट तो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट कर भी गया, अनएग्जामिन्ड का मतलब क्या, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ मतलब सब बढ़िया, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को क्या करने के लिए, आत्मचिंतन को बढ़ावा देने के लिए। कब सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, आत्मचिंतन कब होगा, जब आपके वर्क के ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने सही किया, नहीं किया, सही किया, नहीं किया, कहां गलत हो गया, क्या और इसमें किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट कैसे होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना। अरे हाँ या नहीं बोलो। अगर एग्जामिनेशन नहीं हो, इसलिए क्या मैंने यहां पर फिलोसॉफिकल व्यू बताया कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। खुद को इवैल्यूएट करने में, खुद को डेवलप करने में, खुद को बढ़ाने में किस चीज का रिक्वायरमेंट है, किस चीज का रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो जब आप एथिकल वैल्यूज को सीख रहे हैं, अब अगेन क्वेश्चन को कनेक्ट करो किसके साथ, एथिक्स एंड मोरालिटी के साथ। जब आपके वर्क्स, जब आपके काम क्या होंगे, जब आपके काम एथिकल नहीं होंगे, जब आपका काम के अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपके लाइफ का वर्थ नहीं है, आपके वर्क का वर्थ नहीं उतना ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, अपने वर्क के अंदर आत्मचिंतन करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। एंड वो सेल्फ रिफ्लेक्शन किस चीज़ को फोस्टर करेगा, एथिक्स को और इंटीग्रिटी को। आपको लगेगा कि ये गलत हो गया, आत्मचिंतन करेंगे आप, लगेगा कि गलत हो गया, किस चीज़ को इनकलकेट करेगा, एथिक्स को। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते, क्यों, अगर जैसे लोग जो गलत करते जाते हैं उसमें सबसे बड़ा कमी किस चीज़ का होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का। नहीं, चिंतन ही नहीं करते कि क्या होगा फ्यूचर में। अब देखना, मैंने देखा है ऐसे कई सारे एग्जांपल्स कि पूरा बेईमानी से पूरा कमाया, ठीक है, मेरे मोहल्ले में एक आदमी ऐसा, ठीक है ना, पूरा जबरदस्त एकदम बड़ा बड़ा घर बना लिया, ठीक है, और उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आया तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को शो करता है कि आपका जो वर्क है, अगर आपने पहले से अच्छा नहीं किया है तो हो सकता है आपके लिए ठीक हो, लेकिन आपके आगे वाले जनरेशन्स के लिए वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करना ही करना है। ठीक है, तो एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये जीने लायक नहीं है। इसमें परीक्षण होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, और एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट
होना चाहिए, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को फोस्टर करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही, फिर से एक एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, इसका तो पंचतंत्र 10 लिखा जाएगा, ठीक है ना, है ना। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यूज़ कर सकते हैं, एकदम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सबको यूज़ कर सकते हैं, गोदान का यूज़ कर सकते हैं, प्रेमचंद की कहानियों को यूज़ कर सकते हैं, एकदम यूज़ कर सकते हैं एकदम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आता है। कबीर के दोहे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, है ना, एकदम यूज़ कर सकते हैं। अब उसको तुम लिखो इंग्लिश में, है ना। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। आप उसको देवनागरी इंग्लिश रोमन में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, या ऐसे लिखना, इसको रुक दो, ऐसे लिखोगे, कंटिन्यूअस एजुकेशन अबाउट, continuous education about different ethical theories, different ethical theories and moral philosophers या moral philosophies can expand one's understanding, can expand one's understanding and application of ethics, understanding and application of ethics in everyday life. Philosophical education foster critical thinking, which is essential for ethical reasoning, which is essential for ethical reasoning, which is essential for ethical reasoning, ठीक है। कई सारे ऐसे फिलोसफीज हैं, यहाँ पर क्या मैंने बताया कि कई सारी ऐसी फिलोसफीज हैं, थ्योरीज हैं जो कि किस चीज़ के बारे में बताते हैं, इथिक्स के बारे में बताते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इथिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे मैथ में पीएचडी करते हैं, है ना, साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, तो पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। आप जब सबसे हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो क्या मिलता है? फिलॉसफी मिलता है। फिलॉसफी यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, फिलॉसफी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। फिलॉसफी का मतलब क्या है? कैसी थिंकिंग बोलो? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का काम जो है वो कौन करता है? फिलॉसफी करता है, ठीक है। तो इसलिए किसका रिक्वायरमेंट है आपको? इथिकल एजुकेशन का, फिलोसॉफिकल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो ये एक जो पॉइंट मैंने लिखाया है, ये जो मैंने 7-8 पॉइंट लिखाया है, ये या जो भी 4 पॉइंट जो भी लिखा है मैंने, ये बहुत अच्छे से इसको पढ़ना, और इसको किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो, इथिक्स और मोरालिटी के किसी भी क्वेश्चन में। ये पॉइंट्स एक टेम्पलेट है जो इथिक्स एंड मोरालिटी के किसी भी क्वेश्चन में तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इथिक्स मोरालिटी के किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में लिखाया भी है, डिटेल में समझाया भी है। ये जो आज वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम सेट कर लोगे कि कैसे इसको सेट करना है, ठीक है। बढ़े आगे, बोलिए कोई क्वेश्चन,
एनीवन? बोलो, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट तुमको? पक्का? तो लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, what positives will these ethical and moral settings? नहीं, क्वेश्चन पे स्विच नहीं करेंगे, मैं पहले क्वेश्चन लिखा देता हूँ, फिर तरीका भी लिखा देता हूँ, ठीक है? What positives will these ethical and moral settings, these ethical and moral settings will settings होता है ना, settings बोना, will reap, moral settings will reap, है ना? ये मैंने क्वेश्चन बना लिया है पहले, क्योंकि आपको आंसर करना है, बट इसको लिखेंगे ऐसे नहीं, है ना? लिखेंगे कैसे, सो समझो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पर लिखा दिया क्योंकि आपको समझना होगा। अब जैसे हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस क्या करा था, हमें क्या करना चाहिए, कैसे अवेयर करेंगे, किसके बारे में, इथिकल लर्निंग्स के बारे में, यही बताया था ना मैंने? अरे बोलो, ठीक है? अब क्या कि इथिकल लर्निंग तो दे दिया, लेकिन क्या इथिकल लर्निंग, इथिकल सीडिंग से क्या पॉजिटिव्स होगा उसके बारे में, कि बस उसके बारे में भी तो समझना पड़ेगा कि लास्ट वाले में हमने क्या देखा कि कैसे एथिकल लर्निंग देंगे। तो एथिकल लर्निंग से तो काम नहीं चलेगा, एथिकल लर्निंग दिया तो उससे क्या पॉजिटिव्स होगा उसको भी देखना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे कि नाउ वी कैन थिंक अबाउट, अभी लिखो नहीं, पहले सोच लो कि कैसे चेंज करेंगे, कनेक्शन करेंगे कि नाउ वी कैन थिंक अबाउट, या नाउ वी कैन थिंक, या नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ऐसे किसी भी तरीके से लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाएंगे कि नाउ वी कैन थिंक अबाउट व्हाट पॉजिटिव चेंजेस विल दिस एथिकल लर्निंग्स विल ब्रिंग। ठीक है, कि क्या क्या पॉजिटिव चेंज ये एथिकल लर्निंग लेकर आएंगे, है ना? और फिर तब हम लोग उसके आंसर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? डायरेक्टली नहीं, कनेक्ट करेंगे पिछले क्वेश्चन के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमने देखा कि एथिकल लर्निंग्स कैसे आएगा, एथिकल लर्निंग्स का रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि जब एथिकल लर्निंग आएगा तो क्या होगा, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस ये लेकर आएगा। ऐसे करके आप क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो ये सर बोलते रहो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं ना। लिखेंगे कि एथिकल एंड मोरल बिहेवियर्स ethical and moral behaviors often considered the seeds of virtue, often considered the seeds of virtue can yield होता है ना, काटना है ना, yield, YIELD, प्रोवाइड कर, yield profound benefits at various levels from the individual to global community, from the individual to global community. When individuals and societies commit
to ethical standards, commit to ethical standards and moral conduct. They cultivate environment of trust. They cultivate environment of trust, stability, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड और क्या एक दो टर्म हो सकता है, क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी है ना, रिलायबिलिटी, हाँ रिलायबिलिटी, ये सब, इन सभी चीज़ का क्या करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को, है ना। अब इसमें कई लेवल्स पे हम लोग देखेंगे। मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे भी और दूसरा कौन से लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी क्या होता है, या कम्युनिटी के लेवल पे भी बेनिफिट होता है। तो पहले तो देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और फिर हम लोग, मैंने क्या बोला, लाइन क्या लिखा है, कनेक्टिंग लाइन क्या लिखा है, पढ़ो एक बार सब लोग। एक कनेक्टिंग लाइन लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है, अरे बोलो क्या लिखा है, कि इसके बेनिफिट्स को हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, बोलो, वेरियस लेवल्स पे देख सकते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल टू ग्लोबल कम्युनिटी। क्लियर है, इंडिविजुअल लेवल्स पे भी देख सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, पहला लिखोगे, पॉइंट चेंज करके लिखोगे, द एथिकल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड ए सेंस फॉर। अच्छा एक बात समझना, मैंने इस तरीके का, ये क्या बोलते हैं, इस तरीके का ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले भी कराया हुआ है कि क्या होगा, इनर स्पेस, इनर पीस होगा, सेटिस्फैक्शन होगा ना। ऐसे मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कई सारे क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। अभी मैं बस उसका क्या बता रहा हूँ, उसका ये कि कैसे लिखना है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। कि जब आप क्या करते हैं, जब आप एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं, एथिकल वैल्यूज लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है, एथिक्स डेवलप होता है, मोरालिटी डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो उसी को मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, लिखेंगे। क्या लिखा रहा था, सो बताओ। द एथिकल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इनर पीस, and integrity. It reduces the conflict. It reduces the conflict and anxiety. Conflict and anxiety, है ना, and fostering a state of psychological, fostering a state of psychological well-being, psychological well-being। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इंडिविजुअल्स नोन फॉर देयर एथिकल बिहेवियर individuals known for their ethical behavior are often more respected, and trusted, by their peers या by their groups. This लिख लिया, this trust provides
better personal and professional relationship, better personal and professional relationships, enhancing opportunities, for the cooperation and mutual respect. Cooperation and mutual respect. And mutual respect. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कैन लीड टू द सस्टेनेबल सक्सेस. It can lead to the sustainable success. Organizations prefer to engage with the individuals, who have a track record of integrity, reliability, and providing them a more stable and rewarding career opportunities या prospects. A more rewarding career prospects. More career prospects. ठीक है, तो ये क्या था, किसके लिए बेनिफिट्स था? इंडिविजुअल्स के लिए. क्या क्या बेनिफिट होता है भाई लोग बताओ? आपको पीस मिलता है, इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है ना. आपका ये डायमेंशन क्या होता है, बढ़ता है. आपको क्या मिलती है? पॉजिटिविटी मिलती है. आपको क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटीज मिलती है. लोग आपके ऊपर क्या करते हैं? रिलाई करते हैं लोग. आप ये सब किसके लिए है? एक इंडिविजुअल लेवल पे. ठीक है, अब इसको ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, सोसाइटी, इकोनॉमी, सभी लेवल्स पे हम इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो समझ रहे हो क्वेश्चंस को कितने डायमेंशंस में लेकर जाना. देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन पॉइंट्स के अंदर इन डायमेंशंस के अंदर अगर पॉइंट कम होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन डायमेंशन तुम जितना ब्रॉड करोगे, जितने बड़े एस्पेक्ट को कवर करोगे, और जो कि क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करता है, वही आपको नंबर लेकर आएगा. बात समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि आराम से अगर इतने डायमेंशंस पे आप लेकर जाएंगे अपने आंसर्स को, 5-6 डायमेंशन, और तीनों क्वेश्चंस को लिख दिए, तो 190-180 प्लस मार्क्स तक आ सकते हैं आसानी से, अगर आपने डायमेंशंस अपने इंक्रीज कर दिए तो. बात समझ में आ रहा है? डायमेंशंस इंक्रीज करना को कोशिश करना है कि कितना डायमेंशंस आप बढ़ा सकते हैं. बाद बाकी आंसर तो सब लिख के आएगा. इससे है तो कुछ ना कुछ तो सभी लिख कर आएंगे, कुछ और तो कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, है ना. तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने डायमेंशंस को कैसे इंक्रीज करते हैं. एंड मैंने हमेशा बोला है कि फिलोसॉफिकल एंगल्स आपको यूज़ करते रहो हमेशा. जो मैंने बताया है कि कौन कौन सा फिलोसफी बताया है, उन सारे फिलोसफी को यूज़ करो. ठीक है, आप बोलोगे तो मैं एक बार वेस्टर्न फिलोसफी के भी कुछ पार्ट्स जो है ना, वो आपको अलग से मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है ना. डेकार्ट, स्पिनोजा, हेगल, इन सभी के कुछ पार्ट्स जो है, जैसे इंडियन फिलोसफी का कुछ पार्ट आपको बताया था, है ना, उसी तरीके से वेस्टर्न फिलोसफी के कुछ पार्ट्स को मैं आपको बता. जैसे मैंने आपको सत्कार्यवाद पढ़ाया था, तो सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद पढ़ाया था कि नहीं आप लोग को? नहीं, अच्छा, सत्कार्यवाद नहीं पढ़ाया था, चलो उसको भी बाद में बता दूँ. आप लोग को मैंने ये बताया था, जैना फिलोसफी बताया था, जैन फिलोसफी, है ना. ठीक है, तो सत्कार्यवाद भी जो है ना, वो भी किससे रिलेटेड है? वो भी कार्य कारण से रिलेटेड है ना. इस
क्वेश्चन के अंदर सत्कार्यवाद का भी यूज कर सकते हैं। असद अकारणात उपादान गृहणात सर्वसंभवात, ठीक है। हर रिजल्ट जो होता है वो अपने कार्य में क्या होता है, हर एक रिजल्ट जो होता है वो अपने कार्य में क्या होता है, इनकलकेटेड होता है। असद अकारणात उपादान गृहणात, ठीक है, ये सत्कार्यवाद का थ्योरी है, ठीक है। और वहीं से डेवलपमेंटलिज्म का थ्योरी आया, जिसको बाद में, ये बहुत पुरानी थ्योरी है, ठीक है, उसको बाद में किसने, डार्विन ने अडॉप्ट किया था। लगभग वही थ्योरी है। हाँ, डार्विन थ्योरी जो है, हाँ टेस्ट है अभी। हाँ जाइए। कितना बज गया जी? अच्छा 1 बज गया। अच्छा 5 मिनट बाकी, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तुम लोग ऐसे बताते कि हाँ रुक जाओ। हाँ कौन सा? सत्कार्यवाद नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। सत्कार्यवाद का थ्योरी जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। मुझे याद करा देना, ठीक है, कि हर वो थ्योरी भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि हर कार्य जो होता है वो अपने कारण में क्या होता है, विद्यमान होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।